राज्यों में कि विकास के लिए, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना कुछ कर रहे हैं, उसको भी एक बड़ा एजेंडा बना के, बड़ा मुद्दा बना के इस चुनाव में बीजेपी ने कहीं ना कहीं रखा। हम उस बात पे भी बात करेंगे टीना जी, किस तरह से 24 से पहले बीजेपी ने इन तीनों राज्यों को जीतकर एक प्रकार से जो राष्ट्रीय राजनीति में संदेश दिया है, उसके क्या मायने हैं, नॉर्थ ईस्ट की राजनीति पे आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा, इसको भी जानने की हम कोशिश करेंगे। बड़ा दिलचस्प एक चुनाव रहा इन तीन राज्यों में, कह सकते हैं। बिल्कुल, दो में तो बीजेपी की सरकार क्लियरली है विद रीजनल पार्टनर्स, लेकिन मेघालय में अभी पिक्चर क्लियर नहीं है क्योंकि एनपीपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और बीजेपी से उनकी बातचीत शुरू हो गई है, but whether or not both these parties will once again come together to form a government is something that we'll have to wait and watch for at least a few more hours until there's an official clarity on whether the coalition will go ahead. But in the meanwhile, and you made an important point, Manoj, about how putting that thrust on development in the Northeast, trying to, bring them to the mainstream, bring them closer to the mainstream, to the mainland India, that could have helped the BJP sail through with such good numbers. So we'll continue to delve more on that and get aspects from guests who are joining us on the program. We have with us in the studio senior journalist Mr. Roshan Gaur, who's joining us, and he'll be sharing his thoughts about the numbers that have been coming through from the three states. Roshanji, welcome to the program. Through the morning, we've been speaking to a lot of people about what may have led to the BJP becoming a formidable force in the Northeast region, where it had negligible presence just over a decade ago. Is it just development or is it more to that? देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट की हम राजनीति बात करते हैं तो 2018 से पहले बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन 2018 के बाद देखिए कैसे एक के बाद एक सरकारें बनी, अरुणाचल से लेके और सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। और त्रिपुरा में तो जो गढ़ था सीपीएम का, जो वामपंथियों के एक गढ़ बचा हुआ था, वो गढ़ भी उनके हाथ से चला गया और बीजेपी ने उनसे छीन लिया। और अभी जैसे कि एक परंपरा रहती है कि जो सत्ता सरकार में रहती है उस सरकार का एंटी इनकम्बेंसी रहता है, तो त्रिपुरा में वो एंटी इनकम्बेंसी बहुत मामूली सी दिखी है। उनका वोट परसेंटेज भी करीबन 2-3% गिर रहा है और सीटें भी शायद लगभग बराबर हैं, जो पिछली बार 35 थी, इस बार 33 आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रति जो लोगों को वहाँ विश्वास था शायद वो बचा हुआ है। और हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में उनकी 2 सीटें थी, वो बढ़ के 5 हो रही हैं, तो वहाँ भी उनको बढ़ोतरी उनकी मिल रही है। और जो नागालैंड की हम बात करें वहाँ तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है दोनों को मिला के, अगर उनकी जो पार्टनर हैं। तो बीजेपी का तो विन विन सिचुएशन है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि तीनों राज्यों में जहाँ बीजेपी की उपस्थिति बहुत कम होती थी, वो उपस्थिति अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी। लेकिन रोशन जी, एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जाहिर तौर पे हम कांग्रेस और जो लेफ्ट की राजनीति है इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन त्रिपुरा में लेफ्ट का भी दबदबा था। कांग्रेस और लेफ्ट त्रिपुरा में साथ आए, लेकिन उसके बाद भी कोई चमत्कार ऐसा देखने को नहीं मिला। लेफ्ट की राजनीति पे, कांग्रेस की राजनीति पे क्या कुछ असर होने वाला है? देखिए, लेफ्ट का तो पूरी दुनिया में अगर आप देखें पूरा ट्रेंड चला है कि जहाँ भी लेफ्ट का गढ़ रहा है पूरी दुनिया भर में, वो उसमें लगातार वो उनका कुछ 1-2 अगर देशों को छोड़ दें, चीन को छोड़ दें, क्यूबा को छोड़ दें, तो लेफ्ट लगभग हर जगह से ख़त्म हो रहा है। तो लेफ्ट का जाना, और हिंदुस्तान में भी उनके बेसिकली 3 गढ़ थे, उन 3 गढ़ों में बंगाल उनके हाथ से चला गया, केरल में वो बारी बारी से आते हैं, और जो एक बड़ा गढ़ उनका त्रिपुरा में था वो गढ़ भी उनके हाथ से जाता रहा। और आप ये देखिए कि पूरी जिंदगी भर लेफ्ट और कांग्रेस का एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रही, लेकिन जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में और त्रिपुरा में उन्होंने एक प्रयोग किया, लेकिन उस प्रयोग का भी उनको सफलता नहीं मिली। ना उनको पश्चिम बंगाल में सफलता मिली और ना ही उनको त्रिपुरा में सफलता मिली। जैसे अभी हम शुरुआती दौर में देख रहे थे कि जब ट्रेंड आ रहे थे, तो उस ट्रेंड में कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में लेफ्ट का और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसको ज़्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही थी और बीजेपी को कम दिख रही थी। लेकिन बाद में फिर वो ट्रेंड चेंज हो गया और लेफ्ट और जो कांग्रेस का गठबंधन था उसकी सीटें नाम मात्र की रह गई हैं। अभी तो हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे तो ऐसा लगता है कि उनका जो गठबंधन का एक प्रयोग था वो शायद सफल नहीं हो रहा है। और जैसे कि पूरी दुनिया भर में ट्रेंड चल रहा है कि लेफ्ट जहाँ जहाँ भी है वहाँ से उनका सफाया हो रहा है
और हिंदुस्तान से भी, पश्चिम बंगाल से उनका सफाया हो चुका है और केरल में थोड़े से बचे हुए हैं। केरल में उनकी बारी बारी से जो सरकारें आती हैं, एक बार कांग्रेस फ्रंट की और एक बार लेफ्ट फ्रंट की, तो वो थोड़ा सा बचा हुआ था। और इस बार जब बीजेपी दोबारा से त्रिपुरा की सरकार में आ जाएगी तो मुझे लगता है कि इसके बाद शायद अब लेफ्ट का त्रिपुरा में जो बचा खुचा उनका कैडर रहेगा, शायद वो कैडर भी इधर उधर चला जाएगा। जैसे मोस्टली उनका कैडर तृणमूल कांग्रेस की तरफ गया है, हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि उनका जो त्रिपुरा का कैडर है वो भी कहीं ना कहीं तृणमूल की तरफ जाता दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इन जो 3 राज्यों के चुनाव हैं उनमें वामपंथियों को नुकसान ही हुआ है, टीएमसी को थोड़ा सा इसमें फ़ायदा हुआ है और बीजेपी को तो कुल मिला के फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि उनकी जो एक सरकार थी जहाँ त्रिपुरा में, जहाँ उन्होंने वामपंथियों का गढ़ को उन्होंने ढाया था, वहाँ उनकी वापसी हो रही है। मेघालय में जरूर जब उनका गठबंधन था एनपीपी के साथ और उन्होंने बिना गठबंधन के चुनाव लड़ा, तो मुझे ऐसा लगता था, ऐसे शुरुआत में लग रहा था कि शायद उन्होंने ये जानबूझ के इस गठबंधन को तोड़ा, इसलिए कि पिछली बार उनकी केवल 2 सीटें थी और वो सीटें अब बढ़ के 5 हो रही है। उनका जो वोट परसेंटेज है वो भी बढ़ रहा है, वो भी लगभग 9 से 10% तक उनका वोट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेघालय में भी अभी शायद जो सरकार बनेगी वो सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि एनपीपी और बीजेपी की ही बनेगी, लेकिन इसमें बीजेपी का अपर हैंड इसलिए होगा कि उनकी वोट परसेंटेज और सीटें भी बढ़ रही हैं। ठीक है, लेकिन जो चुनाव के पहले मेघालय में जो दूरियां दिखी और थोड़ा आरोप प्रत्यारोप भी दिखा, उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा क्या? मुझे लगता है कि वो शायद एक राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। अच्छा, क्योंकि उनका गठबंधन टूटने का कोई सवाल नहीं था, लेकिन चुनाव से पहले गठबंधन टूटा और भ्रष्टाचार के आरोप जरूर लगे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप तक ही सीमित रहा, उसमें कटुता नहीं आई, यानी दुश्मनी नहीं हुई। और जैसे अभी आपने देखा कि कल जैसे ही जो सीएम है कॉनराड, वो सीधे हेमंत बिस्वा शर्मा से मिलने असम पहुंचे, तो तभी लग गया था कि ऐसे सीटों का जो ट्रेंड है वो सबसे बड़ी पार्टी एनपीपी होगी और बीजेपी के साथ उनका ले दे के वो सरकार बनाएंगे। और वही अभी भी हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे बीजेपी और एनपीपी की सरकार बनेगी। तो कुल मिला के बीजेपी की सत्ता में है, वहाँ वापसी होगी। पिछली बार उनके एक मंत्री थे, तो हो सकता है कि अभी फिर दोबारा से उनके मंत्री शामिल होंगे। जी रोशन कौर जी, since you mentioned Meghalaya, let me also bring in one of our other guests who's joining us from Meghalaya, Mr. Harsh Jhunjhunwala, executive editor of Eastern Panorama Meghalaya, is also joining us. Mr. Jhunjhunwala, welcome to Sansad Television. We were talking about the election results coming in from Meghalaya. What sense can you make of these results in terms of the kind of campaign which was there, the kind of expectations or the exit polls were talking about, and the final trends which are coming in, and how soon can we have the final picture? Hi, good afternoon. Thank you for having me. Meghalaya is the most peculiar state in the country. No party has ever won the absolute majority, that is 31 seats. Congress was the closest. Congress has won the election legislative assembly election 6 times, and they were closest when they got 29 plus 1. The one was the independent candidate which they had supported. Now, seeing the picture, NPP should be feeling really bad because they had a chance to beat that tally, but they have done certain errors, like the candidate from Mauhati, who had won last time, has now contested from Nongkrem, where his chances of winning are less. The last round can decide a lot of things. So if you think of the entire scenario, NPP has to be the largest party. The biggest loser will be Congress, because they had 17 MLAs break away, 12 which went to TMC, few from those will win, and the 5 which went to NPP, NPP and other parties, they will also win the seats. And if I talk about INC President Mr. Vincent Pala, okay, he is not winning right now. And even the sitting candidate of UDP, Sitlang Pala, is also not winning from there. And if you talk about Mukul Sangma, the TMC leader now, he's contesting from 2 places, and Tikrikila is still dicey. So the biggest game changer, of results, you will be surprised to know, last election, 21 seats out of 60
21 seats out of 60 were decided by a margin of less than 1,000 votes. 21. Today, the UDP chief, Mr. Medva Lindo, has just won by 100 votes. It was a very hard fight. Similarly, the state president of BJP, Mr. Ernest Mori, has lost his seat. Okay. Right, and the winning candidate from Shillong is Mr. Paul Lindo, who is again a student stalwart. And last time, Mr. Mohandan Rapsang had won. Okay. So what has happened is the votes have been divided, and Mr. Paul has won that seat. Similarly, if you talk about VPP, people are not saying about VPP much, and they are performing extremely well. They have won, I think they have literally, the vote count says they have won 2 or 3 seats already. And they have played a major part in many of the parties getting how many seats? BJP getting 5 seats? I don't think so. BJP will get 5 seats. BJP will be less than 5. As of now, we have to see the last round votes, because where they are leading, there are some places where the margin is very less, and we can't see it. बिल्कुल तो बिल्कुल जो मेघालय को लेकर तमाम बारीक विश्लेषण हर्ष आप बता रहे हैं, एक बार नरेंद्र देव सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम जान लेते हैं अनुमान और जो विश्लेषण है मेघालय को लेकर, ये भी आगे बात करते हैं। मेघालय में जो हम देख रहे हैं नरेंद्र जी, जैसे बात हो भी रही है 26 अदर्स की तरफ, जो निर्दलीय हैं उनका प्रदर्शन बाकी सारी पार्टियों से बहुत उस तुलनात्मक रूप में देखें तो काफी अच्छा हो रहा है। मेघालय के सिनारियो पे आप कहेंगे? स्मॉलर पार्टीज। हाँ, निर्दलीय लगभग हम देखिए तो 18 के आसपास तो निर्दलीय है जो आगे चल रहे हैं। मेघालय को लेकर क्या एनालिसिस कह रहा है? ये किंग मेकर ये लोग बन रहे हैं एक्चुअली। 18 सीट तो कोई मामूली संख्या नहीं है, बिल्कुल, आउट ऑफ 60। देखिए मेघालय का हंग असेंबली का एक हिस्ट्री रहा है। हर्ष जी सही कह रहे थे कि कांग्रेस स्टेबिलिटी दे पाया था, लेकिन कांग्रेस की परफॉर्मेंस बाद में ठीक नहीं रही इलेक्टोरली। और 45 साल में 25 मुख्यमंत्री मेघालय में। एग्जैक्टली, ये मेघालय की ट्रैक रिकॉर्ड है, आप खुद ही बता रहे हैं। वहाँ 6 महीना में पीएस संगमा जो स्वर्गीय लोकसभा स्पीकर थे, उनका कहना था कि वो एक बार कोलिशन गवर्नमेंट का सीएम बने थे। वो बोला कि इट इज़ अ पनिशमेंट पोस्टिंग। अगर एमएलए के घर में पानी ना आए, उस दिन सुबह वो फ़ोन करके बोलेगा सर आई एम विड्रॉइंग सपोर्ट, सो आई हैव टू रन विद द वाटर टैंकर टू हिज हाउस। So that kind of situation Meghalaya has gone through. Okay. So Meghalaya's problem remains as such, despite BJP trying to put in the name of Narendra Modi as a vote catcher, and people have accepted also. Different parties' acceptability has increased definitely. Vote percentage has increased. Last time they contested around 45 seats and won only 2. This time probably they will make 5. And in the morning hours they were actually leading in 10 plus. So that was a presumption that probably, but you know, as the margins are less and even others are winning, and because of multi-corner, there is Shillong North seat, there are probably 9 candidates. So you know, it can go in any direction, that kind of thing. And that seat is a cosmopolitan city. There are a lot of Bengali voters, a lot of Marwari voters, and there was Trinamool Congress. So which way, which voter, which section of people, you know? लेकिन ये साफ है कि एनपीपी और बीजेपी साथ जाएंगे। Yeah, there is no option. Okay. इनके और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सरकार ये लोग ही बनाएंगे। सीएम कौन बनेंगे? Debate. There is something which, of course, the coalition partners will decide. But on the issue of these smaller parties doing so well in Meghalaya, independents as well. And bring in Mr. Junjunwala again here. Harsh, why do you think is the fact that the independents or the smaller parties they're doing much better, in fact much better than the national parties, both the national parties, Congress and BJP? This is where the politics of Meghalaya is different from the rest of the country. See, in Meghalaya, the people vote for the person, not for the party. That is a great difference. If you see the last time BJP's last 2 seats that BJP had, of Mr. Shanbar Shulai and Mr. A.L. Hek, these 2 candidates are so close to the people of the assemblies. If they fight from any other party, they are going to win. Similarly, in independents, how independents are playing such a big role, I'll tell you. In Bagmara, last time Mr. Samuel Sangma, he fought as an independent and he won.
This time he took a BJP. He has fought from the BJP ticket, and yet again he's trailing an independent candidate. So the politics of person is very large in Meghalaya. You will be surprised to know Umroi is the smallest constituency in Meghalaya, vote-wise, right, and area-wise also, I think. So erstwhile President Mr. Rajiv Gandhi had come, and the then Chief Minister, he was contesting from them, and when Mr. Rajiv Gandhi had come, there were 1 lakh people out there, more than the people voting power, more than entire state had come, and yet Congress candidate did not in that constituency. Okay. So it's a different sort of election strategy which the voters in Meghalaya deploy out there. That's what you're saying, Harsh. But coming back to the national parties, looking at both of them, for BJP, how would you analyze in terms of making its inroads into the state, how well it has done? That's one. And two, if you look at it from the Congress's perspective, in last elections, it was the single largest party, but in the past 5 years, it has lost almost all of its legislators. And this time around, doesn't look like they're going to go to the double figures even. Congress will be the biggest loser in terms of its future in Meghalaya, and NPP is the greatest gainer. BJP, if you see the vote percentage, has not shared much, changed much, but BJP is still getting inroads. BJP is going slowly inside, and the acceptance of growth and development, that is very important. People are realizing that they need development, and that is where BJP has a good say. The votes being polled in some of the areas is a very good percentage of votes in some of the constituency where the candidates are trailing and may not win, but securing 7,000, 8,000 votes in places where the total vote count is around 20,000, 25,000. It's a good performance, you can say. BJP can take heart. The biggest problem that BJP had was they did not have renowned faces, in the state. I feel they could have prepared even much better with the resources and manpower and the technology that they assail. BJP should be actually disappointed with 3 seats. BJP should have, had BJP got 10 seats, then they would have been in such a great position to do so many things for the state, because they are the ruling पार्टी इन द सेट एट द सेंटर। ओके रोशन गौर जी से बिल्कुल वही नफा नुकसान को लेकर अगर बात करें, आपका नजरिया क्या कह रहा है नफा नुकसान को लेकर? और जिस तरह से अभी हर्ष जी भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान में कांग्रेस दिख रही है, लगभग हर चुनाव से यही बात हो रही है कि वो उस तरह से चुनाव नहीं लड़ रही। हर चुनाव में हम यही बात कहते हैं कि कांग्रेस दिख नहीं रही है कहीं मैदान में। तो क्या ये भी कोई रणनीति का हिस्सा है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्हें थोड़ी जगह दे दी जाए ताकि 2024 में थोड़ा फायदा हो? कुछ क्या और रणनीति हो सकती है? मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के अंदर जो इस वक्त घमासान चल रहा है, ओल्ड फेसेस और न्यू फेसेस, जो यहाँ दिल्ली में कुछ लोग राहुल गांधी के साथ हैं, कुछ सोनिया गांधी के साथ हैं, और जो पुराने लोग हैं वो कहीं उनको लगता है कि ये नए फेस अगर आ गए तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। तो यहाँ दिल्ली में जो द्वंद्व चल रहा है उसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। पिछली बार आपने देखा कि मेघालय में 21 सीटें कांग्रेस जीती थी, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद तो सरकार नहीं बने पाई, और जो नंबर 2 पर जो पार्टी थी वो बीजेपी के साथ मिलके उन्होंने सरकार बना दी। तो ये कांग्रेस को सबक सीखना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस लगातार लूज कर रही है और अब देखिए उनकी लगभग 4 सीटें आ रही हैं। तो कांग्रेस को तो वाकई सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ जो सरकार बनाने की बात हो रही है, जैसे हमारे साथी भी कह रहे थे अभी कि जो इंडिपेंडेंट है उनके हाथ में चाबी होगी, पर मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट की एक इतिहास रहा है कि जो सरकार में आती है बाकी लोग उनके साथ हो जाते हैं। तो सरकार में जो आने का है इसमें पूरी जो संभावना है वो कॉर्नर संगमा का है, और उनको बीजेपी की जो 5 सीटें मिलेंगी तो उनको 2 या 3 चाहिए। तो उनके जैसे वॉइस ऑफ पीपल्स पार्टी है, उनके भी 5 सीट आ रहे हैं, तो वो मुझे लगता है वो सपोर्ट करेंगे वीपीपी। और उसके अलावा इंडिपेंडेंट हैं वो भी आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तो तय है, और मुझे मेरा ये सोचना है कि ये जो बीजेपी ने अलग से चुनाव लड़ा वो शायद इसलिए लड़ा कि उनका संगठन मजबूत हो सके, और पूरी जो 59 सीटें हैं वहाँ पर 60 में से 59 पे ही वहाँ चुनाव हुआ, तो उनमें उनका जनाधार बढ़े, कम से कम उनको 2-4 जो कमियां है वो भी पता लगे 2024 को लेकर भी। और चूंकि उनका संगठन, जैसा भी हर्ष जी कह रहे थे
कि बीजेपी का वहाँ पे अभी लोगों को इतना समर्थन नहीं है, उनकी इतने लोग नहीं है कि वो हर सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा कर सके, तो वो भी अपनी लीडरशिप वहाँ खड़ा करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट अपने लोग खड़े किए और एक संगठन को आधार देने के लिए उन्होंने जगह जगह उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए और सरकार बनाने के लिए तो कल से ही वहाँ बातचीत शुरू हो गई थी। तो इसलिए सरकार तो इन्हीं की ही बनने वाली। लेकिन रोशन जी, एक बात जो कि हर्ष जी ने कही और ये इससे संबंधित है कि किस तरह से जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं या फिर जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो उनकी परफॉर्मेंस जो बेहतर रहती है, ख़ासतौर पे मेघालय की बात करें तो, और वो जो नज़रिया है वहाँ के लोगों का, हर्ष झुनझुनवाला ने बताया कि वहाँ पार्टी से ज़्यादा जो कैंडिडेट है उसको महत्व दिया जाता है। आपको लगता है कि ये एक यूनिक चीज़ है या फिर इसके चलते जो है मतलब थोड़ा सा डिफरेंट आउटकम वहाँ देखने को मिलता है, या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिसकी बात आप सब लोग कर रहे थे पहले? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में दो जगह ये हमें देखने को मिलता है ट्रेंड कि जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है उनको लोग वोट डालते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में भी हमने देखा कि एमएलए किसी भी पार्टी के हों, कभी कभी तो आपने देखा कि पूरी की पूरी कांग्रेस, जो कांग्रेस में आते हैं वही सारे एमएलए फिर बीजेपी में चले जाते हैं या दूसरी जगह चले जाते हैं। तो वहाँ जो व्यक्तिगत छवि है नेताओं की, वो उसी बेस पर वो चुनाव जीतते हैं और उसी बेस पर फिर वो पार्टियां बदलते हैं। अभी तो चूंकि 2018 से या उससे आसपास के हमने देखा एक ट्रेंड चल पड़ा है, और चूंकि यहाँ जो कानूनों में भी सुधार हुआ है कि आप पार्टी नहीं बदल सकते या तोड़ नहीं सकते हैं, उसका शायद ये असर दिख रहा है कि अब लोग पार्टियों में स्टेबिलिटी आ रही है कि अगर जो बीजेपी में है वो बीजेपी में रहे, जो कांग्रेस में है कांग्रेस में रहे, जो क्षेत्रीय दल हैं क्षेत्रीय दल भी मजबूत हो रहे हैं। तो ये जो क्षेत्रीय दल हैं पूरे देश में, और खासकर जो दक्षिण में और जो पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय दल हैं, उनकी अपनी छवि है और वो अपना मतलब उनका आधार भी है, वो हम देखने को मिल रहा है। अगर हम त्रिपुरा को छोड़ दें तो बाकी तो दो राज्यों में हमने देखा है कि क्षेत्रीय दल ही आगे बढ़ रहे हैं। तो त्रिपुरा में की जो तस्वीर है उस पर नरेंद्र जी आप क्या कहेंगे, खासकर त्रिपुरा मोर्चा को लेकर अगर बात करें तो? नहीं, इमरजेंस ऑफ जो टीएमपी के पार्टी है, एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि ट्राइबल वोट बैंक पर उनका हो रहा है। उन्होंने हर पार्टी के नुकसान किए। ही हैज़ हार्म्ड बीजेपी, ही हैज़ हार्म्ड लेफ्ट ऑल्सो। लेफ्ट अच्छे तरह से फाइट नहीं कर पाया, दिस इज़ वन रीज़न। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रोबेबली देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टीएमपी एंड बीजेपी की आप लड़ो एंड लेट्स। तो अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या होंगी कि इसका आगे का संकेत क्या है इस रिजल्ट का? इट इज़ ओके। उनका ट्राइबल आपकी इश्यूज को तो लेने पड़ेंगे, और प्राइम मिनिस्टर बोलिए, बीजेपी की मैनिफेस्टो बोलिए, इट इज़ कमिटेड। सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक डिमांड। जो स्टेटहुड है वो काफ़ी छोटा स्टेट है, अब उसको तोड़ना इट इज़ नॉट फिजिबल। ये वो तो हार्ट इन हार्ट टीएमपी भी मानते हैं ये पॉसिबल नहीं है। जो बात हो रही थी इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की, वो बात देखिए नागालैंड में भी है। नागालैंड में भी एलजेपी पार्टी, रामविलास जी बिल्कुल, एलजेपी रामविलास की जो चिराग पासवान जी की पार्टी है, वो लड़े इस बार। और वो लोग कह रहे थे कि बीजेपी का बी टीम है, क्योंकि जो बीजेपी का टिकट नहीं मिला बिकॉज ऑफ सीट अलायंस, वो लड़े और एक अच्छा सीट जीता उन्होंने। मतलब जो काफ़ी टफ फाइट होने वाली थी, फुकाबोटो करके जोनाबोटो डिस्ट्रिक्ट में एक सीट है जहाँ एनडीपीपी के काफ़ी तगड़े कैंडिडेट खड़े हुए थे, सिटिंग मेंबर हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो रिलेटिव ऑफ NSCN-IM के लीडर थे पहले, आइजक चिशी के, उनके रिलेटिव हैं। वो हार गए हैं डॉक्टर सुकातो करके, जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे उनके। सो एंड ही ओन इन द ऑन द टिकट ऑफ LGP। तो वो रोशन जी ने यही सही कहा कि एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी की कम होती है, कैंडिडेट की ज़्यादा है। तो ये हर जगह, ये आपके मेघालय में भी है। त्रिपुरा में देखिए पॉलिटिकल पोलराइजेशन अगर है नॉर्थ ईस्ट में कहीं, तो इट इज़ त्रिपुरा। एंड ऑल्सो वहाँ ये लोग जाते हैं, वो अगर शादी का रिश्ता है तो लोग बोलते हैं वो आप कहाँ जा रहे हो, वो तो CPM घर है। अच्छा, इस तरह की। दिस इज नॉट द केस इन नागालैंड और इन मेघालय। Okay. But sticking back to Tripura, Indradev ji, you know, if we analyze the way these three important players have performed, BJP, which was the ruling party, it has managed to cross the magic figure mark as the trends show. Tripura Motha, as you're pointing out, seemingly done very well. But BJP's loss seemingly has also been the gain of left and Congress as well in some areas. Is that how it is going around? Yeah, but basically, see, it is a red bastion. Before 2018, nobody probably thought even that BJP will come to power. So it remains a red bastion, communist bastion, and the people's mindset there is still, वो हम हिंदी में कह सकते हैं कि वामपंथी की तरफ झुका हुआ है।
People still think left there. So BJP's major victory is to, curb that. वो जो एक wall है, that is not 4 walls. The major victory is to cross that magic line and ensure that they're still in power. The left mindset, it is not 4 walls. It is 16 walls. It's quite tough. तो वहाँ लोग इवन कल तक लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि दिस विल बी द रिजल्ट. कुछ लोगों ने बीजेपी के वर्कर्स कुछ टिकट्स ले चुके थे, फ्लाइट के टिकट्स, टू रन अवे फ्रॉम द स्टेट, कि अगर वायलेंस हो तो हमें बचना चाहिए. So that is more because of the mindset factor. लोग मानते ही नहीं कि लेफ्ट हार सकता है. लेकिन देखिए सीपीएम ने जो गलत मैसेज दिया, सीपीएम ने अपने कॉमरेड्स के लिए, मेरे को लगता है उनको मानिक सरकार को लड़ाना चाहिए था. तो उनका ना लड़ते हुए एक मैसेज चला गया कि विड्रॉ करें. 74 इज नॉट ए एज फॉर ए मार्क्सिस्ट लीडर टू विड्रॉ फ्रॉम इलेक्टोरल बैटल. सो आई थिंक दैट वाज स्ट्रेटेजिकली मिस्टेक. और फिलहाल हम कुछ देर के लिए यहाँ रुक रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी प्रतिनिधि. Leaders of India and Italy. We will now begin with the press statements. May I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to make his remarks to the media. Sir. Your Excellency, Prime Minister Meloni, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार. प्रधानमंत्री मेलोनी की पहली भारत यात्रा पर मैं उनका और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं. पिछले वर्ष के चुनावों में इटली के नागरिकों ने उन्हें प्रथम महिला एवं सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुना. इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मैं उन्हें सभी भारतवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. उनके कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद ही बाली में G20 समिट के दौरान हमारी पहली बैठक हुई थी. फ्रेंड्स, हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और बहुत ही उपयोगी रही. इस वर्ष भारत और इटली अपने द्विपक्षीय संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस अवसर पर हमने भारत इटली साझेदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है. हमने अपने आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया. हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत में निवेश के अपार अवसर खुल रहे हैं. हमने रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया. भारत और इटली के बीच एक स्टार्टअप ब्रिज की स्थापना की घोषणा आज हम कर रहे हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं. फ्रेंड्स, एक और क्षेत्र है जो दोनों देश एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और वो है रक्षा सहयोग का. भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट के अवसर बन रहे हैं जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं. हमने दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित रूप से ज्वाइंट एक्सरसाइज और ट्रेनिंग कोर्सेज आयोजित करने का भी निर्णय लिया. आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और इटली कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं. हमने इस सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की. फ्रेंड्स, भारत और इटली के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंध है. हमने
वर्तमान समय की अवस्था का अनुसार इन संबंधों को एक नया स्वरूप और नई ऊर्जा देने पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों के बीच माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर चर्चा चल रही, उस पर जो चल रही वार्ता का विशेष महत्व है। इस समझौते के शीघ्र समापन से हमारे पीपल टू पीपल रिश्ते और सुदृढ़ होंगे। हमने दोनों देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। भारत और इटली के संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हमने एक एक्शन प्लान बनाने का निर्णय लिया। इससे हम दोनों देशों की विविधता, इतिहास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्पोर्ट्स और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों को वैश्विक पटल पर शोकेस कर सकेंगे। फ्रेंड्स, कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर के क्राइसिस से सभी देश प्रभावित हुए हैं। विकासशील देशों पर इनका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमने इस बारे में अपनी साझा चिंता व्यक्त की। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमने संयुक्त प्रयासों पर बल दिया। भारत की G20 अध्यक्षता में भी हम इस विषय को प्राथमिकता दे रहे हैं। यूक्रेन संघर्ष के शुरुआत से ही भारत ने यह स्पष्ट किया है कि इस विवाद को केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही सुलझाया जा सकता है और भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हम इंडो पैसिफिक में इटली की सक्रिय भागीदारी का भी स्वागत करते हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि इटली ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल होने का निर्णय लिया है। इससे हम इंडो पैसिफिक में अपना सहयोग बढ़ाने के लिए ठोस विषयों की पहचान कर सकेंगे। वैश्विक वास्तविकताओं को बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आवश्यक है। हमने इस विषय पर भी विचार विमर्श किया। एक्सेलेंसी, आज शाम आप रायसीना डायलॉग में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगी। वहां आपका संबोधन सुनने के लिए हम सभी बहुत उत्सुक हैं। आपकी इस भारत यात्रा और हमारी उपयोगी चर्चा के लिए आपका, आपके डेलीगेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। And your delegation. Thank you, sir. Now I call upon Her Excellency, Ms. Yogdina Meloni, President of the Council of Ministers of the Italian Republic, to deliver her remarks. Ma'am, the floor is yours. Dunque, buon pomeriggio a tutti. Ovviamente non posso Good evening to you all. partire dal ringraziare. Let me first of all thank Prime Minister Modi tutta la nazione and India as a whole for the wonderful welcome that has been given to us. And this is further evidence of our hospitality, which is known the world over. But this is a further evidence of the deep friendship that is uniting our respective countries, and we are celebrating 75th year of such relations. And this has also been proven by the fact that this is my first bilateral visit in this region ever since I took office. And we want to
further boost this relation. And this is the reason why we have decided to turn our partnership in a strategic partnership, because we have a very solid relationship. Just let me mention the trade relation. Let me just mention that in terms of trade between Italy and India, we have reached the record figure of almost 15 billion euros, which we have almost, and in 2 years we have more than doubled this trade. But we firmly believe that we can do even more than that. We firmly believe that for instance, reinserting direct flights between India and Italy can facilitate trade and investments. And this is a strategic choice that we are making here, because, as you know, the Italian government has decided to project intense activism in the Mediterranean Sea. And when we talk about the enlarged Mediterranean, this means that it also includes this area, because the Mediterranean Sea is interconnected with the Indo-Pacific, and we want to further increase this interconnection. We have many similarities. We are two peninsulas. We are 2,000-old tradition, relatively younger states, regions which have hard fought for their independence, for their freedom. So I think that there are many elements which bring us close to each other for the preservation of identity, which is one of the basic conditions to preserve the rights of one's own people. So there's a lot to be working on together, starting from some sectors where we want to enhance our cooperation. Let me mention defense, which was mentioned by the Prime Minister, and energy security. India has set up major objectives in this connection. India wants to work in terms of energy coming from renewables, and I think this is a very smart decision, and this is a sector wherein we can cooperate, and we have full convergence on this. And then we have to mention digital transition. We are working on very important projects which are connecting our two respective countries on this. And then emerging technologies, cybersecurity, space. These are all strategic issues, sectors in which we want to work together, and I think that much more can be done. We, as the Prime Minister was saying, we have decided to adhere to the Indo-Pacific Oceans Initiative, and we have done so because we firmly believe that in an international scenario, which has to be based on rules of respect of sovereignty and territorial integrity, it is very important to guarantee stability and the vision of an Indo-Pacific which is open and respectful of the rules of sovereignty and of integrity of the nations. And this now brings me to another topic, the major shock that nations have been facing, the pandemics, and today the international crisis with the Russian aggression on the Ukraine, the impact on world security, the
world order, which is based on rules, and food security, energy security, especially for more vulnerable countries. These are issues which become of the essence where now that India has the presidency of the G20, because I think that India can very well represent, in terms of even of leadership, represent the requirements of the countries of the global south. And we definitely do want to give a helping hand along this process to India. Prime Minister Modi knows very well Italy's position, which is giving full support to the territorial integrity of Ukraine, and we both hope that India, having the presidency of the G20, may play a central role in facilitating a negotiating process for the cessation of hostilities for a just peace. And I think that in the previous Bali G20 summit, it has been important to hold the multilateral community united, and we hope that the Indian presidency can do even more on this and further confirming our friendship. So Prime Minister Modi knows that he can rely on us, on our cooperation, full round support for the upcoming G20 Indian summit, G20 summit. They can rely on Italy, on our government to further enhance our relations. I firmly believe that there's a lot that we can do together, and I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think he's the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. This concludes the press statements. Ladies and gentlemen, thank you for joining us. Good afternoon. तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 2 दिन की भारत यात्रा पर और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री हमने देखा मीडिया को संबोधित कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और फिलहाल हमारी जो चर्चा है वो 3 पूर्वोत्तर राज्य जहां आज चुनाव परिणाम अब से कुछ देर में बिल्कुल साफ हो जाएंगे। तमाम जो रुझान है वो लगातार आपके सामने हैं और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वे इन रुझानों और नतीजों को लेकर सटीक विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अदिति टंडन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अदिति, आपका एक तरह से विश्लेषण क्या कह रहा है? तीनों राज्यों के जो रुझान अभी दिख रहे हैं मोटे तौर पर, पहले आप बताइए क्या कह रहा है आपका विश्लेषण? देखिए, जो मेरा इनिशियल इम्प्रेशन है वो तो क्लियर है कि भाजपा का जो 2022 से एक विक्ट्री रन चल रहा है। आप देखिए, पिछले साल 7 इलेक्शन हुए जिसमें से हिमाचल को छोड़ के भाजपा ने सारे जीते, और भाजपा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैंपेन प्लैंक रहा है कि हम प्रो इनकम्बेंसी प्रमोट करेंगे एज एन इलेक्शन एजेंडा, नॉट एंटी इनकम्बेंसी। सो दैट अपीयर्स टू बी कमिंग ट्रू इन नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़। नॉर्थ ईस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है भाजपा के लिए एक ऐसे वक्त पे जब चाइना अपनी एग्रेशन बनाए हुए है LAC पे। वो अरुणाचल में है लेकिन उसका असर पूरे नॉर्थ ईस्ट पे पड़ता है, क्योंकि स्टेबिलिटी पूरे नॉर्थ ईस्ट में होगी तो पूरे बॉर्डर पर होगी। और भाजपा ने तीनों प्रदेश में ये गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में अब पहुंच गई है। एक मेघालय में थोड़ी सी अभी तक कन्फ्यूजन है उसमें, लेकिन क्लियर है पिछली बार भी अगर आप देखें तो उन्होंने प्री पोल अलायंस नहीं किया था NPP के साथ। और आपको याद है कि पिछली बार कांग्रेस सबसे लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आई थी 21 सीटों के साथ। तब भी जब बीजेपी ने 2 MLA जीते थे मेघालय में, तब भी NPP, बीजेपी और मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस बनकर एक रूलिंग अलायंस बना था, और बात यही थी कि एक स्टेबल अलायंस दिया जाए। तो वो स्थिति यहाँ लग रही है। त्रिपुरा में उन्होंने रिटेन किया है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एग्जिट पोल्स ने भी कहा था। और त्रिपुरा का और भी बहुत बड़ा टेक अवे ये है कि एक्सपेरिमेंट ऑफ प्री पोल ऑपोजिशन अलायंस हैज़ ऑलमोस्ट फेल्ड। सो ये जो पूरी भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद कांग्रेस की अभी प्लीनरी होके हटी है, जिसमें कांग्रेस की प्लीनरी में ये डिक्लेरेशन हुआ है कि इट इज़ अर्जेंट
for all like-minded parties to come together against the BJP. तो द ब्रॉडर टेक अवे ये लग रहा है मुझे कि क्या ऑपोजिशन एंटी प्राइम मिनिस्टर कोalition बनाकर सक्सेसफुल हो सकती है या उनको दे हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग टेबल एंड गिव द पीपल ऑल्टरनेटिव एजेंडा फॉर डेवलपमेंट. क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री के अगर आप कैंपेन को देखें तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात की. आप ये मत भूलिए कि नागालैंड और मेघालय क्रिश्चियन बाहुल्य क्षेत्र हैं और ये माना जाता है सदियों से कि आरएसएस क्योंकि उनका एक एंटी कन्वर्जन एजेंडा रहता है इसलिए क्रिश्चियंस बीजेपी के लिए वोट नहीं करते हैं. लेकिन ये फॉल्ट लाइन भी धूमिल होती हुई नजर आ रही है. ये विकास के लिए वोट है, ये विकास के लिए वोट है. जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो क्लिक किया है. और त्रिपुरा मोथा एक नई पार्टी उभर के आई है अपना त्रिपुरा में, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा डेंट नहीं किया कि बीजेपी के वोट बैंक में सेंध करें. जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, उनके सीट्स जाहिर तौर पे कम हुए हैं. तो ये क्लियर है कि त्रिपुरा मोता ने आईपीएफटी और कांग्रेस और लेफ्ट का जो ट्राइबल बेस है उसमें सेंध मारी. Okay. Now that's a larger picture which Aditi is referring to. Coming back to individual states, Narendraji, I'd like to bring you in here. Let's go to Nagaland. Interesting trends which are coming in there from there show. If you go deeper into that, 4 women candidates, if I'm not wrong, contested the elections. 3 of them are leading and are likely to win as well, going by the trends which are coming in. How would you analyze that? Because Nagaland is one state where, if I remember correctly, not much support was there for the reservation for women in parliament or assemblies. No. In fact, in 1994, when Congress was in power, they passed an official resolution moved by the Parliamentary Affairs Minister that they are opposed to 33% reservation. Naga Student Federation wrote a letter to then MP Geeta Mukherjee. She was the chairperson of the parliamentary committee on that bill, that this is against Naga culture, the 33% reservation, giving women reservation. And that state today is embracing. Looks like there is a sea change. There is a sea change, and there is a great effort from, I think the credit should go to Prime Minister and BJP, because Beti Bachao program has been very successful. And last year, BJP gave Nagaland its first woman MP into Rajya Sabha. And this time, 3 MPs are making it. 3 candidates are making it to the assembly. NDPP 2 candidates and BJP 1. BJP's Miss Kahuli is leading in Atuizo constituency, and she is giving a fight to a very tough candidate. Mr. Picto from NPP. Is a strong NCP is a strong candidate. Then Miss Hekani is leading in Dimapur 3, and in Western Angami, Miss Ro is leading in that constituency. That is also regional bastion. The Western Angami has a political significance because the Khonoma village falls under that constituency, and from where actually the Naga movement initiated. Mr. Fizo, the founder of Naga insurgency movement, was from that Khonoma village. So these are significant takeaways. विशाल हर्ष जी से भी समझ लेते हैं इस पॉइंट को, जो नागालैंड को लेकर एक मैं कहूँ अलग सा ट्रेंड एक तरह से रहा है, जिसको कल्चर से सीधे सीधे जोड़ा गया कि नागालैंड में कल्चर नहीं है कि महिलाएं पॉलिटिक्स में आए. वहाँ 3 महिला एमएलए आती दिखाई दे रही हैं, और जैसा अभी हमें निरेन जी ने बताया भी, इस बात का जिक्र भी किया कि बीजेपी ने पहले राज्यसभा एमपी बनाकर भेजा एक महिला को. तो ये किस तरह का कल्चर है? नागालैंड की राजनीति बाकी जगह से इस मामले में किस तरह से अलग है, जबकि इतना बड़ा हम वोटिंग परसेंटेज देखते हैं जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर इतना वोटिंग में हिस्सा लेती हैं, लेकिन राजनीति में क्या अलग है, कैसे अलग है? Okay, Harji, you will have to unmute yourself. Sorry. So when I speak about Northeast, the women are really better off compared to the other parts of the country. If I tell you about Meghalaya, the youngest daughter inherits the properties. The respect for women in all the tribal-dominated states, including even Assam, is very high when we compare to that to India, to the rest of the country. Now, when you talk about Nagaland, so many people coming. So many women, 3 women candidates are leading in
you must actually give hats off to the Prime Minister Modi ji's leadership, because he is bringing these women who decide at the community level, जो करते हैं सारा काम, उनको आगे आने की जो पोजीशन है वो दे रहे हैं. मेघालय में, will be surprised, there were only 30 out of the 369 candidates, only 36 women candidates were there. So, however, if you see, there are many few who are winning the elections, who are winning from various parties, but they are women candidates. So, women are always looked up towards for leadership. The opportunity for leadership to women was not provided earlier, which after 2014, 2018, the change of leadership which has happened, the change of mindset which has happened in the entire northeastern country, northeastern part of the country. You see, earlier people said कि Nagaland is a Christian state, Mizoram is a Christian state, Meghalaya is a Christian, BJP का कोई काम नहीं है. But BJP is being welcomed because irrespective of who I am, either I am a Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Isai, everybody needs development. And this is what the central government is promising. And people realize what is the connect ki aapko, a state and central are aligned, then the development is better aligned. And bringing in women, this is women empowerment, which is required very much for all the northeastern states. In fact, बिल्कुल, यानी नागालैंड एक तरह से एक नया इतिहास लिखता नजर आ रहा है इस बार के चुनाव नतीजों में, और थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि जो बढ़त बनाई हुई है तीन मैं कहूँ जो कैंडिडेट्स हैं नागालैंड में, वो जीत की तरफ बढ़ती दिख रही हैं. उनकी जीत के साथ ही नागालैंड एक नया इतिहास लिखेगा जब पहली बार महिला विधायक नागालैंड की विधानसभा को मिलेगी. इस समय हम सूरज मोहन झा, मेरे सहयोगी जो कि कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है, उनका हम रुख करेंगे. सूरज, थोड़ा बताइए, सुबह आपसे बातचीत हुई थी तब तो सन्नाटा था, इस समय क्या कुछ हलचलें वहां दिखाई दे रही हैं? आप मेघालय से होकर आए, हम जानते हैं कि मेघालय ही वो जगह है जहां पर राहुल गांधी ने एक रैली की, तो फिलहाल बताइए मुख्यालय में इस समय क्या माहौल है वहां? बिल्कुल प्रीतिया, सुबह जिस तरह से मैं आपको बता रहा था तो सुबह तो फिर भी थोड़ा बहुत हलचल था, लेकिन अब स्थिति जैसे नतीजे क्लियर हो गए हैं तीनों राज्यों के, तो कांग्रेस के मुख्यालय में स्थिति जो है वो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है वहाँ पर. और कुछ ही देर में यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लोग कांग्रेस के नेता करने वाले हैं, लेकिन कोई भी बड़ा नेता नहीं है, मीडिया से कोई ऐसी बात संवाद नहीं किया जा रहा है. और वो साफ विदित होता है जिस तरह से तीन राज्यों के रिजल्ट ये पूर्वोत्तर राज्यों में आए हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में निराशाजनक हैं. और ख़ासतौर से उन राज्यों में जहाँ उनको उम्मीद हो सकती थी, पिछली बार मेघालय में उनकी सरकार नहीं बनी थी, उसके बावजूद 29% वोट और 21 सीटों के साथ वो सबसे बड़ी राजनीतिक दल थे. लेकिन आज स्थिति मेघालय में भी हम देख रहे हैं कि वो 4-5 सीटों पर सिमट रहे हैं. तो ऐसे में स्थिति काफ़ी निराशाजनक है उनके लिए. और नागालैंड से भी वही नतीजे हैं, त्रिपुरा में भी उन्होंने लेफ्ट के साथ जो गठबंधन किया था वो विफल होता हुआ नजर आ रहा. तो उसकी स्थिति साफ यहाँ नजर आ रही है. जो कांग्रेस मुख्यालय है यहाँ पर निराशा का माहौल है. और जिस तरह से मेघालय का अब रिजल्ट है और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता स्टार कैंपेनर राहुल गांधी ने जिस तरह से एक ही दिन और एक ही रैली मेघालय में किया, वहाँ पर जहाँ उनकी लंबे समय तक सरकार रही, पिछली बार उनको सबसे ज़्यादा मत मिले थे, उसके तो उससे भी स्थिति अब साफ नज़र आ रही है कि परसेप्शन वॉर में वो हार गए. उनके बड़े नेता मुकुल संगमा जो वहाँ 8 साल से ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे, वो विधायकों के साथ पार्टी छोड़ के चले गए. उसका भी असर देखने को मिल रहा है कि एक पूरे मेघालय की पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी, लेकिन उसके मतों में बिखराव हुआ, लोगों में परसेप्शन गलत चला गया. जो उनका कैडर था वो भी जो है बूथ मैनेजमेंट के लेवल पर शायद उतना काम नहीं कर पाया. और उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं अपने एक और बेसिन को, एक अपने को जो उनका मजबूत गढ़ हुआ करता था उसे वो खोने जा रहा है. ना केवल हार रहे हैं बल्कि बिल्कुल. सूरज, तमाम और अपडेट के लिए भी फिलहाल आपके पास आएंगे. कांग्रेस को लेकर विश्लेषण क्या कह रहा है विशेषज्ञों का, उसको समझते हैं. नरेंद्र जी, कांग्रेस को लेकर फिलहाल क्या आप कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा में इतना कुछ एक तरह से माना जा रहा था टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये कांग्रेस के लिए, आपने खड़गे जी को अध्यक्ष भी बनाया, लेकिन उस तरह का जज्बा चुनाव के वक्त क्यों नहीं नजर आ रहा है? इसके पीछे क्या कोई रणनीति है 2024 को लेकर, या क्या संकेत है 2024 को? अगर रणनीति है तो मोस्ट ऑफ अस आर कंफ्यूज, क्या रणनीति है? ठीक है. इनकी भारत जोड़ो यात्रा को इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी से जोड़ा नहीं गया. आपको याद होगा नवंबर दिसंबर में ये लोग गुजरात नहीं गए, कोई चुनाव हुआ. हिमाचल में लोग कहते हैं लोकल फैक्टर्स के लिए कांग्रेस जीत गई. अब नॉर्थ ईस्ट में भी ये लोग गए ही नहीं. एंड राहुल जी सिर्फ एक दिन गए, वो भी मेघालय. नागालैंड गए नहीं. नागालैंड इज ऑल्सो वन टाइम कांग्रेस बेस्टन.
वहाँ गए नहीं. नागालैंड में एक इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ. मिस्टर खरगे वेंट, मिस्टर शशि थरूर वेंट. दे वेंट टुगेदर, प्रोबेबली इन द सेम फ्लाइट. लेकिन ये ना जाना या लड़ाई ना लड़ना, इसके पीछे क्या वजह क्या है? मैं बताता हूँ. ये बताएगी कांग्रेस की जो इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी क्या चलती है. खरगे was supposed to address a rally there in Dimapur, but because of English-speaking power and whatever it is, Shashi Tharoor is a much popular person there, popular leader among Congress leaders. They deprived him the chance to address the rally. They sent him to the state capital. वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भवन में 10 लोगों के बीच में बैठ के भाषण दिया. Then he came out and he had a TV talk show that was very popular. Now see, even for Shashi Tharoor, they had complex. So forget about others. So how will you... So the internal bickering. Yes, bickering, and there's hunger for victory is not there. It's lacking. Okay. Aditi, how would you look at it? Because, you know, these three states, and as Narendra Devji is pointing out, as all of us know, the history, Meghalaya, one-time Congress question, you know, Nagaland as well. Even if you look at Tripura, you know, pre-70s, it was a Congress question. Then left took over, and now both of them, despite the fact that they came together, could not defeat the BJP. So the whole country was a Congress bastion till 1989. And then the era of coalition politics came. Until the time there was no viable alternative to the Congress thrived, but you know, the country did not go anywhere much because of instability in the political governance. Coming back to these three states and the problem with the Congress, I'll give you just 3 leaders' names to understand where the Congress falters. The top problem with the Congress leadership right now is they are unable to pick potential leaders and groom them for the future. For instance, who are the kingmakers and the people who are behind the turning point in these 3 states? Pradyot Dev Burma, the chief of Tripura Mota, former Tripura Congress President. chief. Himanta Biswa Sarma, the chairman of NIDA, the former Congress minister of Assam, who left because he did not find any future, and we all know what happened. Thirdly, you come to Mukul Sangma, as he pointed out, Mr. Dev. Mukul Sangma again, you know, did not find any future. So what is the problem with the Congress? Why is it unable to nurture leadership? Is there insecurity at the top level? I don't understand. Why a party seeking a national role will not, you know, expand its leadership and promote it wherever necessary? These are people who belong to the Congress, who are going to other parties and making magic. Himanta Biswa Sarma has single-handedly delivered Northeast for the BJP. There's no doubt about that. And Prime Minister Modi has acknowledged the role of Himanta Sarma. Even before the results of these 3 elections came, Himanta had announced day before that we are forming governments in all 3 states. What gives them that confidence? Because one, they are strategically ahead of the party. Secondly, they know which leader to promote where. And you know, they are not insecure about projection of leaders. You look at the Congress, what's happening in Rajasthan. For a good 3 years, Sachin Pilot has been trying to come out of Ashok Gehlot's shadow, but he is being pulled back. So when is it that the transition is going to happen, or is it never going to happen? And then secondly, as I said, where is the opposition unity? Because Congress recently projected itself as the pole of Congress, opposition unity. But you look at their performance, TMC has done better than Congress in Meghalaya, and Congress was the largest party in Meghalaya last year. So what happened in a course of just 5 years for the Congress to even fall back after the TMC? Okay. So there it is. You know, looks like these results are going to give a clear picture not only for the northeastern states but also the you know, larger battles which lie ahead, other state assembly elections and the Lok Sabha elections, the grand event in 2024 as well. Thank you so much, Aditi and Mr. Dev as well. Harsh Junjunwala ji, thank you so much for joining us there. We'll continue our coverage of assembly election results in these 3 states. We'll come back in the evening in our special shows with a detailed analysis of the results for these assembly elections. Till then, keep watching Sansad Television. Thank you. Namaskar.